नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है दो का सिलेक्शन। नेताओं को टेंशन। सिलेक्शन दो का हो, एक का हो, लेकिन टेंशन तो होता ही है। और अब मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार के बाद छत्तीसगढ़ को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। साय मंत्रिमंडल में 2 पद खाली हैं और दर्जनों विधायक कतार में। और जैसा हमने आपसे कहा कि मध्य प्रदेश में इस विस्तार ने कई विधायकों की, वरिष्ठ नेताओं की, बीजेपी के जो विधायक हैं उनकी उम्मीदों को बहुत बढ़ा दिया था। और वो सब मायूस हैं क्योंकि मौका मिला है सिर्फ रावत जी को। तो यही स्थिति छत्तीसगढ़ में है। एक अनार 100 बीमार। 22 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र से पहले साय कैबिनेट के विस्तार की चर्चाएं हैं, अटकलें हैं। लेकिन कौन होंगे वो दो चेहरे जो बनेंगे मंत्री, और कैबिनेट विस्तार को लेकर क्यों छिड़ी है तकरार, इसको और बेहतर तरीके से समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। छत्तीसगढ़ में भी होगा, इंतजार करिए। छत्तीसगढ़ में भी होगा, इंतजार करिए। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार पर सबकी निगाहें टिकी हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ये बयान इशारा कर रहा है कि मंत्री बनने का इंतजार कर रहे विधायकों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। मंत्री बनने की रेस, कौन होगा फेस? साय कैबिनेट में खाली हैं 2 मंत्री पद। छत्तीसगढ़ में है फिलहाल 9 मंत्री। सूबे में बनाए जा सकते हैं 13 मंत्री। बीजेपी सरकार बनने से खाली है 1 पद। बृजमोहन के इस्तीफे से खाली हुई है 1 सीट। मॉनसून सत्र से पहले हो सकता है कैबिनेट विस्तार। 22 जुलाई से शुरू हो रहा है विधानसभा का मॉनसून सत्र। एक नए, एक पुराने नेता को मिल सकता है मौका। पुराने नेताओं में राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, अजय चंद्राकर के नाम की चर्चा। नए विधायकों में भावना बोहरा, गजेंद्र यादव। साय कैबिनेट के विस्तार में हो रही देरी पर कांग्रेस लगातार चुटकी ले रही है। पीसीसी चीफ ने साय सरकार को असहाय बताया और कहा कि जब शिक्षा विभाग के मंत्री ही नहीं हैं, तो एजुकेशन व्यवस्था कैसे सुधरेगी? बुरी तरह से असहाय हो चुकी है। न योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचा पा रही है, न ही योजनाओं को लागू कर पा रही है। प्रदेश में पूरी विभाग टप पड़ा हुआ है और ना ही कैबिनेट विस्तार कर पा रही। आखिर शिक्षा सत्र शुरुआत हो चुका है, शिक्षा विभाग के मंत्री नहीं हैं, छत गिर रहे हैं, बच्चे भटक रहे हैं। आखिर शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगा? मतलब भगवान भरोसे चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी आखिर कमीशन खोरी में मस्त है, ना कि विभागों को दुरुस्त करने में। सूबे में मंत्रिमंडल फेरबदल पर सियासी बयानबाजी का ये पहला मामला नहीं है। देरी को लेकर विपक्ष बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद से ही हमलावर है। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी जल्द विस्तार होने की उम्मीदें हैं, जिसमें एक नए और एक पुराने चेहरे को जगह मिल सकती है। लेकिन क्या मॉनसून सत्र से पहले साय की टीम का विस्तार होगा? राज्य की राजनीति में फिलहाल यही सबसे बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर ये छत्तीसगढ़ की बीजेपी की राजनीति में बड़ा सवाल है कि कौन वो 2 नव आगंतुक कैबिनेट के सदस्य होंगे, जिनके बारे में ये दावा भी सामने आ रहा है कि इनमें से एक नया और एक पुराना सदस्य हो सकता है। चलिए रुक करते हैं मेहमानों की तरफ। हमारे साथ हैं शिव सिंह ठाकुर, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, सीनियर लीडर हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। उमेश घोरमोड़े जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर हैं, उनका बहुत स्वागत। और आज उनका कुर्ता गजब ढा रहा है। प्रिंटेड कुर्ता जो है वो ज़बरदस्त चमक बिखेर रहा है उनके चेहरे की तरह। और डॉक्टर अनिल द्विवेदी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और उनका बहुत स्वागत है। अनिल जी, पहले तो ये बताइए कि कितनी पेचीदगियां आपको एक विश्लेषक के तौर पर नज़र आ रही हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर नज़र आ रही हैं? क्या मध्य प्रदेश की तरह कहानी बहुत वहाँ भी पेचीदगी से भरी है? लगता तो नहीं है, क्योंकि यहाँ तो बड़ी संख्या में कांग्रेस से आए हुए मेहमान अब बीजेपी का हिस्सा हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में वो मंजर हमने नहीं देखा है। पड़ोसी राज्य है, कभी एक ही हिस्सा, हम दोनों ही राज्य एक ही होते थे। आप कैसे देखते हैं, कितनी मुश्किल या कितनी आसानी? क्या बहुत आसानी से हो जाएगा
या आपको लगता है कि कैबिनेट विस्तार और एक या दो सदस्य भी हों, चुनौतियां गहरी होती हैं? शरद जी, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में लोगों की निगाहें जम गई हैं और जो विधायक हैं जो इतने महीनों से इंतजार कर रहे हैं, जिनकी आशाएं अब बलवती हो गई हैं कि मंत्रिमंडल फेरबदल होगा। महीनों का इंतजार है, 6, 7, 8, 9 महीने, 7-8 महीने तो हो ही गए हैं। और इसके लिए मेरे को इमाम बख्शी का एक बहुत अच्छा शेर याद आ रहा है कि आने में सदा देर लगाते ही रहे तुम, आने में सदा देर लगाते ही रहे तुम, जाते रहे हम जान से आते ही रहे तुम। वाह। तो इंतजार तो बिल्कुल खत्म हो नहीं रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि 2 पद नहीं है शरद जी, 2 पद तो मंत्री के हैं और एक विधानसभा उपाध्यक्ष भी है। तो इसके लिए भी जो विधायक हैं वो लाइन में लगे हुए हैं कि मंत्री पद में जरूर आकर्षण रहता है लोगों का क्योंकि विभाग मिलता है, लेकिन विधानसभा उपाध्यक्ष भी जिसको बोलते हैं ना, ज्यादा बड़ा न सही छोटा ही सही, इसके लिए 3 पद को लिए अभी मारामारी एक तरह से चल रही है। और ये बीजेपी है, कांग्रेस नहीं है जहां पर सब कुछ मुख्यमंत्री ही तय करते हैं। बीजेपी का अपना संगठन है और वहां पे सलाह मशविरा करने के बाद पार्टी की निष्ठा, कार्य अनुभव, फिर सीनियरिटी, वर्ग भेद, फिर क्षेत्रवाद, ये सारे समीकरण बीजेपी ध्यान दे करके ही मंत्री पद बनाती है। और मुझे लग रहा है कि पहले दौर अलग कांग्रेस का, जहां मुख्यमंत्री ही तय कर लेते थे, हालांकि अभी भी मुख्यमंत्री का ही विशेषाधिकार है कि वो किसको अपना मंत्रिमंडल सहयोगी बनाते हैं। लेकिन मैं एक बात जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कही है, बड़ी गंभीरता के साथ वास्तव में उन्होंने बात कही है कि शिक्षा विभाग का मामला है, इसलिए अब और लेट मत करिए, कम से कम शिक्षा मंत्री प्रदेश को जल्दी मिल जाए, क्योंकि शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है, स्कूल शुरू हो चुके हैं, तो और बहुत सारे दिशा निर्देश और ऑर्डर होते हैं, तो शिक्षा मंत्री जल्दी से मिलना चाहिए। हालांकि अभी भी मैं कह दूं कि विधानसभा सत्र 22 जुलाई से जरूर है, लेकिन अभी भी पूरी तरह मुख्यमंत्री के ऊपर निर्भर करेगा कि वे विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले मंत्रिमंडल पुनर्गठन करते हैं या नहीं करते। निश्चित तौर पर, लेकिन मैं इसको भी प्रदेश अध्यक्ष के बयान को भी एक साहसिक बयान के तौर पर देखता हूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये कहना उनकी कहीं ना कहीं एक कंसर्न को तो शो करता है और इसको लेकर आमतौर पर इसे मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार कहकर छोड़ दिया जाता है सत्ताधारी दल के नेताओं की तरफ से। लेकिन अध्यक्ष ने जो बात कही है वो एकदम मौजूद है कि शिक्षा सत्र शुरू है और अब शिक्षा मंत्री दीजिए छत्तीसगढ़ को। ठाकुर साहब, आप कैसे देखते हैं? विषय बीजेपी का है, लेकिन किनारे बैठकर टिप्पणी करने का सुख जो है वो अद्भुत है, तो इसके लिए स्वागत है आपका। जी अभी जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, विष्णुदेव जी की सरकार, 6 से 7 महीना होने जा रहा है इस सरकार को, लेकिन ये असहाय है सरकार। 2 उप मुख्यमंत्री बना दिए हैं और उनका पावर कम कर दिए हैं मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, असहाय हो गए हैं। और अभी तो सुनने में ये भी आ रहा है कि बस इंतज़ार करिए, इंतज़ार करिए। मुख्यमंत्री जी बार बार यही बोल रहे हैं, 2 बार दिल्ली होके आ गए हैं और यही बोलते हैं कि इंतज़ार करिए। मतलब कि मुख्यमंत्री जी जो है रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं, जो भी है वो दिल्ली के भरोसे में हैं और बार बार दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से ये बैरंग वापस आ रहे हैं। और ऐसा नहीं लगता कि जब तक दिल्ली से कोई नाम नहीं दिया जाएगा तब तक निश्चित नहीं है। दूसरा, अभी तो सूत्रों से ये भी प्राप्त हो रहा है जानकारी कि मंत्रिमंडल को भी लेके लेन देन चालू हो रहा है, उसमें भी जो है लेन देन की बातें आ रही है। अब अभी आरोप लगा है कि मंत्रिमंडल को लेकर, तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का पावर को कम कर दिया गया है, वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। अभी आप देखिए 5 से 7 महीना हो गया सरकार को, लाइन ऑफ ऑर्डर हो चाहे कोई भी विभागीय हो, कुछ भी मंत्रिमंडल में जो है भगवान भरोसे जो है सरकार चल रही है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि लगे कि शासन चला रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो मंत्री हो। 4 2 मुख्यमंत्री, फिर अघोषित 1-2 मंत्री और हैं जो सरकार चला रहे हैं। इस प्रकार की बातें जो आ रही हैं ये बहुत ही वो है, और बहुत जल्दी मुझे नहीं लगता कि विष्णुदेव साय जी को जो है फ्री हैंड दिया गया है और सारी चीज़ें जो है दिल्ली से कमांड हो रही हैं।
बड़े गंभीर आरोप जड़ दिए आपने, और बिल्कुल उसी अंदाज में जड़े आपने ये आरोप कि जैसे कोई चौराहे पर बढ़िया बारिश के बाद मुगोड़े और चाय के साथ टिप्पणियां चलती हैं कि अरे सरकार का क्या है, ये तो ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। घोरमोड़े साहब ने बाहें सकेल ली हैं और जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो मैं सीधे उनकी तरफ रुख कर रहा हूं। जी घोरमोड़े साहब, आपने सुनी ठाकुर साहब की भी बात, अनिल द्विवेदी जी की भी बात, अब आपका जवाब। जी देखिए आदरणीय शरद जी, ये बड़े गंभीर विषय पर डिबेट हो रहा है, लेकिन मुझको बड़ा दुख हो रहा है कि ना तो कांग्रेस के नेता और ना ही कांग्रेस के प्रवक्ता इस विषय पर कहीं गंभीर दिख रहे हैं। और जिस प्रकार से तमाम आरोप लगे, कौन आरोप लगा रहा है? वो लोग आज आरोप लगा रहे हैं, वो लोग आज मंत्रिमंडल के विस्तार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिनकी पूरी की पूरी बारात विधानसभा के अंदर में इस कदर लूटी, उसके बाद लोकसभा के चुनाव के अंदर में इस कदर लूटी कि वो आज यहां पर बेगानी शादी में दीवाना होने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भैया, इस प्रदेश के अंदर में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया और मंत्रिमंडल विस्तार का विषय सीधे तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय पर समय आने पर निर्णय करेंगे और जल्द से जल्द आने वाले समय के अंदर में, क्योंकि उन्होंने स्वयं भी कहा है, अभी मैं सुन रहा हूं 22 जुलाई के पहले आएगा समय, उमेश जी जल्द आपको नए मंत्री मिल जाएंगे। जी शरद जी, 22 जुलाई के पहले आएगा ये समय, उचित समय? देखिए मुझको लगता है कि जल्द आएगा। मैं इस पे एक उदाहरण भी दे देता हूं। अभी बीते दिनों कल हम रथ यात्रा के कार्यक्रम में थे और वहां पर संयोग ये हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी थे, और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की, ऐसा उनका बयान आया है। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अपने चर्चा का जिक्र करते हुए, अनौपचारिक चर्चा का जिक्र करते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी यह बयान दिया है कि विधानसभा का जो सत्र है, मानसून सत्र है, उसके पहले हो जाने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी के बीच में हुई है। तो हम मान के चलते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की बात सत्य होगी, क्योंकि दोनों पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच की चर्चा है। लेकिन उसके बीच में जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता इस पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, अभी मैं सुन रहा था दीपक बैस जी को, वो असहाय और शिक्षा विभाग कौन संभालेगा, ये तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे। दरअसल दीपक बैस जी खुद असहाय हो गए हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार का जिक्र करूं या लोकसभा चुनाव के अंदर में जो उनकी शिकस्त हुई, चलिए उस पर फिर चर्चा करते हैं। असहाय कर रही है, कुछ दिनों के अंदर में उनकी कुर्सी जाने वाली है। और एक महत्वपूर्ण विषय जो शिक्षा विभाग को लेकर के आरोप निकल करके आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि दीपक बैस जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ नेता हैं, सांसद भी रहे हैं। वो ये बात अलग है कि उनकी टिकट कट गई, अब ये क्या षड्यंत्र हुआ वो कांग्रेस तय करेगी। लेकिन इतना अनुभव होने के बाद वो शिक्षा विभाग को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। मैं उनकी जानकारी के लिए और कांग्रेस की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, जब कोई विभाग, चलिए उमेश जी आता हूं, अभी दूसरे राउंड के लिए आता हूं। विभाग होते हैं वो मुख्यमंत्री के पास होते हैं, कोई भी विभाग खाली नहीं है, तमाम विभाग के लिए मंत्री तय हैं। बिल्कुल, शिक्षा विभाग स्वयं कैबिनेट एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसमें कोई भी विषय और कोई भी निर्णय अछूता नहीं रह जाता है। ये बिल्कुल सही बात है और जिम्मेदारी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की है कैबिनेट में। अनिल जी, निश्चित तौर पर एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत विषय तो कोई भी नहीं छूटेगा, चाहे बड़े फैसले स्कूल शिक्षा से जुड़े हों या उच्च शिक्षा से जुड़े हों। ये बताइए कि आसार और संभावनाएं जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के भी दिल्ली दौरे हो चुके हैं, तो एक खाका और एक रूपरेखा पूरी बन चुकी है। अब हम नामों की तरफ आते हैं। अब नाम में हमारे सामने अनुभवी फैक्टर भी हैं, खुद राजेश मूणत हैं जो अपने राजनीतिक जीवन में चुनौतियों से भी जूझे हैं, और इसके पहले अगर बात करें तो डॉक्टर रमन सिंह के काफ़ी करीबी मिनिस्टर्स जब वो मुख्यमंत्री रहे तो उनकी गणना होती रही। अमर अग्रवाल जी हैं, लखीराम अग्रवाल जी की राजनीतिक परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, वित्त मंत्री भी रहे हैं, छत्तीसगढ़ के काफ़ी अनुभवी हैं। फिर खुद कौशिक जी का नाम है, कौशिक जी वरिष्ठतम नेताओं में हैं। तो ये संतुलन क्या इसी तरह बनेगा? अगर हम उदाहरण के लिए नाम लें कि कौशिक जी
और मूणत जी या अमर अग्रवाल जी, कुछ इसी तरह का संयोजन हो सकता है? बिल्कुल शरद जी, राजेश मूणत और अमर अग्रवाल जी तो मंत्री रह चुके हैं, बहुत अच्छे उन्होंने रिजल्ट भी दिए, और ये दो चेहरे ही ऐसे थे जिन्होंने इतने अच्छे काम किए नगरीय निकाय और परिवहन और बाकी में कि बीजेपी 15 साल सत्ता में आ सकी, बहुत सारा डेवलपमेंट किया। राजधानी में तो राजेश मूणत ने विकास की गंगा बहाई और आज तक उनके मॉडल सराहे जा रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं, इसमें जो तीसरा नाम है धर्मलाल कौशिक का, वो कभी मंत्री नहीं बन पाए। वो विधानसभा अध्यक्ष जरूर रहे, वो विधायक जरूर रहे, लेकिन मंत्री नहीं बन पाए। दूसरा, कौशिक जो है जिस वर्ग से आते हैं उसकी इसकी पूरे प्रदेश में एक राजनीति में दबदबा है उसका, इसलिए कौशिक का नंबर इस बार लग सकता है। और इसमें एक नाम और जोड़ना चाहिए जो बड़ा चर्चा में है, जो रायपुर से है, पुरंदर मिश्रा का भी नाम चल रहा है। उड़िया समाज से हैं, 20-22 साल से बीजेपी में काम कर रहे हैं, पहली बार विधायक चुने गए हैं। तो बीजेपी का जो अभी नया ट्रेंड चल रहा है कि नए चेहरों को मौका देना, इसमें हो सकता है उनकी लॉटरी खुल जाए। लेकिन मैं इस पर ज्यादा नहीं बात करना चाहूंगा, मैं दो चीजें उठाऊंगा। पहला यह कि रायपुर राजधानी जो है खाली है, यहां से कोई भी मंत्री अभी तक नहीं बन सका है, और यहां से आपको मंत्री देना चाहिए पार्टी को। दूसरी बात यह है कि सारे वर्गों को जब आप दे रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, तो सामान्य वर्ग अभी थोड़ा सा पीछे है, जिसमें अग्रवाल आ सकते हैं, मूणत आ सकते हैं, पुरंदर मिश्रा आ सकते हैं। तो अग्रवाल, चूंकि बृजमोहन अग्रवाल का कब्जा रहा इस रायपुर राजधानी में, इसलिए उनके जैसा एक विकल्प आपको देना पड़ेगा। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि अनुभवी और वरिष्ठ व्यक्ति को मंत्री बनाने की जरूरत है रायपुर से, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने सब नए चेहरे को मंत्री बनाया है। एक दो नाम आप छोड़ दीजिए तो 10 चेहरे ऐसे होंगे जो बिल्कुल फ्रेश है, और उसका दुख कार्यकर्ता भी जाहिर कर रहे हैं कि 6-7 महीने में वो जो नए चेहरे आए वो अपेक्षा अनुरूप अनुभव नहीं दे पाए, उनकी दखल नहीं हो पाई विभागों में, कुछ अच्छे परिणाम ही सामने नहीं आ पा रहे हैं, कार्यकर्ताओं तक के काम नहीं हो पा रहे हैं। जनता भी कहीं ना कहीं चक्कर लगा रही है कि मंत्री जी बंगले में मिल जाएं, लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये सब क्यों होता है कि जब आप नए लोगों को मंत्री बनाते हैं और उनको सीखने में वक्त लग जाता है 6 महीने का। तो इसलिए ऐसे समय में जरूरी है कि बीजेपी को इस बार नए और अनुभवी वरिष्ठ चेहरों को मंत्रिमंडल में लाने की जरूरत है, खासकर जो सामान्य वर्ग है, खासकर जो ज्यादा अपेक्षा पूरी करता है जनता के साथ। राजेश मूणत और ऐसे कई नाम हम सब ने लिए हैं, तो इनके साथ भी न्याय होना चाहिए, ये भी बहुत बड़ी जरूरत है आज के समय में। ये आपने ठीक बात कही है, और हो सकता है बीजेपी चौंकाए। आप जैसा कह रहे हैं कि नए पर ही दांव लगा रही है बीजेपी, और उसका मानना है कि पुराने और अनुभवी नेताओं ने लंबे समय तक, और मूणत जी और अमर अग्रवाल जी दोनों ने लंबे समय तक मंत्री पद को संचालित किया है, तो उनकी जगह क्या ये पुरंदर मिश्रा और कौशिक जी होंगे जो नए और पुराने के समन्वय को कैबिनेट में रिप्रेजेंट करेंगे? बड़ा सवाल है। ठाकुर साहब, आपकी तरफ मैं आता हूं कि आपके बड़े नेता कुछ खामोश दिख रहे हैं। आप लोग ज़रूर बोल रहे हैं, बैज साहब ज़रूर बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का मुंह जो है वो इन सब विषयों पर नहीं खुल रहा है। क्या कुछ समन्वयवादी दृष्टि और सोच विकसित हुई है कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के मन में छत्तीसगढ़ में? ये भी एक सवाल है। बाकी मूल मुद्दे पर तो आपकी टिप्पणी आमंत्रित है ही। जी शरद जी, अभी बहुत जल्दी हमारे जो सचिन पायलट जी प्रभारी आ रहे हैं 1-2 दिन के अंदर, और वो समीक्षा करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के जो भी क्रियाकलाप है उसको लेकर। जो आंदोलन चालू हुआ है, अभी आप देख रहे हैं कि बिजली को लेकर बढ़ोतरी और जो कटौती चल रही थी सरप्लस होने के बाद भी, तो उसको लेके हमने आज पूरे प्रदेश में आंदोलन किया है। और आप देखिए विष्णुदेव साय जी, हम मानते हैं कि काफ़ी सीनियर लीडर हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, लेकिन अभी उनके विभाग जो है, विद्युत विभाग जो है उनके पास है, और भी विभाग है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी जो है जिस प्रकार से अभी छत्तीसगढ़ में कब्जा कर लिया, आप देखिए 200 से 250 लोगों का अंबिकापुर में कोल को लेके इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, खुलेआम फायरिंग हुई है, 200 राउंड गोली चली है। बोल रहे जो इनके पास माननीय मुख्यमंत्री जी के पास विभाग है, विद्युत मंडल के विभाग में अभी कुछ दिन पहले आग लग गई थी करोड़ों वहाँ पे गोदाम में, और उसके बाद ये उनकी योग्यता पर और उनके अनुभव में हमको वो नहीं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जिस प्रकार से
मुख्यमंत्री जी के जो विभाग है उसको फिर कंट्रोल नहीं है। उसके बाद अतिरिक्त इन्होंने जो है शिक्षा विभाग लिया, जो शिक्षा विभाग बच्चों के भविष्य का रहता है, जिसका भविष्य बनता है, उसका क्या हाल होगा। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रवक्ता साथी ने बनाया कि हो सकता है कि इन दोनों में बातें हुई हैं वर्तमान मुख्यमंत्री में, लेकिन शिक्षा विभाग जो बच्चों का भविष्य तय करता है, आज मुख्यमंत्री के पास जो विभाग है उसमें जो है ब्यूरोक्रेसी इस प्रकार से हावी हो गई है। देखिए आप, देखिए ब्यूरोक्रेसी को लेकर एक बार हमने मध्य प्रदेश के एक सीनियर IAS ऑफिसर से बात की थी, जो दिल्ली में भी एक बहुत महत्वपूर्ण पद पर रहे संवैधानिक। तो उनका उत्तर था कि कई बार ये राजनीति का आरोप है गहरा, और कई बार जो चीज़ें जब ठीक से नहीं होती हैं तो आरोप मढ़ दिया जाता है ब्यूरोक्रेसी की तरफ। मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी हमेशा खामोशी से खड़ी रहती है और उसका असली चेहरा सरकार ही है, और सरकार जितना नियंत्रण रखेगी, क्योंकि वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ब्यूरोक्रेसी, जिसको जितने बेहतर तरीके से साध कर आप आगे बढ़ेंगे चीज़ें बेहतर होंगी। गौरमोड़े साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, वक्त कम है इसलिए संक्षेप में टिप्पणी कीजिएगा सर, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। जी जी। शरद जी, सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है, और वो बात आज चरितार्थ होती दिख रही है कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान से। बीते 5 वर्षों में किस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी हावी रही, किस प्रकार से कितने इनके अधिकारी जो इनके संरक्षण में भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे, आज ईडी की कार्रवाई है, सलाखों के पीछे है, तो इसीलिए इनको वैसा ही हरा दिख रहा है, ये वैसा ही अंदाजा लगा रहे हैं। और तमाम तरह के आरोप लगे, ये सचिन पायलट का जिक्र कर रहे हैं, ये आंदोलन के लिए समीक्षा की बात कर रहे हैं। अरे जो अपने विधानसभा चुनाव हार की समीक्षा नहीं कर पाए, जो लोकसभा चुनाव हार की समीक्षा नहीं कर पाए, वो क्या समीक्षा करने की बात करते हैं। दूसरी बात, जिस प्रकार से अनुभवी और नए मंत्री और तमाम तरह के विषय लेकर के यहाँ पर विषय निकल करके आए, तो निश्चित तौर पे जो मंत्रिमंडल अभी काम कर रहा है वो एक बैलेंस है, क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर और अनुभव के आधार पर। और आने वाले समय के अंदर भी उन्हीं तमाम मापदंडों को मैं समझता हूं को ध्यान में रखते हुए, और किस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में विकास को हम जन जन तक पहुंचाएं। और कार्यकर्ताओं की नाराजगी वाला विषय आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार जी ने कही महत्वपूर्ण विषय है। मैं बताना चाहूंगा, प्रति गुरुवार को माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल वाइंड अप करिए, 10 सेकंड मिलने का काम कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। और हमारे तमाम मंत्री कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में लगातार, अभी बीते 3 दिनों में लगातार अलग अलग विभाग के मंत्री बैठ रहे हैं, जन समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की सुन रहे हैं। बिल्कुल तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, केवल पेट में मरोड़ जो सत्ता से चले गए हैं कांग्रेस के लोग, उनको रह रहकर उठ रहा है, इसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ में साए साए काम हो रहा है, इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता। ठाकुर साहब, वक्त नहीं है इसलिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि आप क्या कहना चाह रहे होंगे, लेकिन ठीक है, समय रहेगा, आगे फिर हम बात करेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में हिस्सेदारी करने के लिए और डिग्निटी के साथ अपनी बात रखने के लिए। तो निश्चित तौर पर अब चर्चा छत्तीसगढ़ की है कि कब होता है कैबिनेट विस्तार, जल्दी ही होगा, और जो अंदर खाने की खबरें हैं कि 22 जुलाई के पहले ही होगा, क्योंकि उसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। अब निगाह यही है कि पुराने मंत्री पद को प्रतिनिधित्व कर चुके चेहरों को मौका मिलेगा या फर्स्ट टाइमर्स को मिलेगा जिन्होंने अब तक इस दायित्व को नहीं संभाला है। यही $1 मिलियन क्वेश्चन है। इंतज़ार इंतज़ार और इंतज़ार, यही हमारे हाथ में है। आगे देखिए, बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है और एक्सक्लूसिव खबरों का प्राइम टाइम बुलेटिन बिल्कुल तैयार है हमारे 2 सहयोगी ललित और अनुपमा के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।